ज़िदनी इल्मा। जो प्रोसेस ऑफ रिपीटेडली यूजिंग को उसने कह दिया प्रोग्रामिंग, तो लीनियर इक्वेशन रिपीटेडली यूज होंगी, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग। विल डू इट थ्रू लीनियर प्रोग्रामिंग। अच्छा, अब करेंगे क्या इसमें कोई उसने 5-6 स्टेप दिए होंगे। पहले स्टेप में उसने आपको कहा है कि हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन वेरिएबल्स। ठीक है, हम लोगों ने डिफाइन वेरिएबल करने हैं कि वेरिएबल है कौन से हैं। नॉर्मली वेरिएबल विल बी योर प्रोडक्ट्स। ठीक है, वेरिएबल विल बी योर प्रोडक्ट्स। अच्छा, उसके बाद अच्छा इस वाले में लीनियर प्रोग्रामिंग में दो ही प्रोडक्ट्स होंगी, दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो नहीं सकती। ठीक है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब डिफाइन हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वेरिएबल्स कौन से हैं और जो लिमिटिंग फैक्टर है शायद लिमिटिंग फैक्टर ही वेरिएबल्स हैं कि प्रोडक्ट्स वेरिएबल्स हैं। तो हम लोग सिर्फ कहां पे काम करेंगे, हम लोग काम करेंगे एक्स और वाई के साथ। तो एक्स और वाई ही दो वेरिएबल हमारे पास होंगे, तीसरा वेरिएबल नहीं होगा। तो इसका मतलब आपकी जो प्रोडक्ट्स होंगी, जो दो प्रोडक्ट्स होंगी, वो ही आपकी वेरिएबल्स में आएंगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे अपना जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको डिफाइन करेंगे। देखो, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और लेट्स सपोज बहुत सारे आप लोगों में से लोग होंगे जो कहते होंगे भाई हम लोगों ने बिजनेस करना है। क्यों बिजनेस करना है? मेरा क्वेश्चन है आपसे, बिजनेस क्यों करना? प्रॉफिट। कोई कि ये आपको कहेगा लॉस करने के लिए, लॉस हो जाता है, लॉस इज देयर, लॉस हो जाता है, लेकिन इंटेंशन तो प्रॉफिट अर्निंग है ना। ठीक है, तो अगर इंटेंशन प्रॉफिट अर्निंग है तो अल्टीमेटली आपका जो बिजनेस आप कर रहे हैं वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए कर रहे हैं। अच्छा, अब प्रॉफिट कैसे आएगा? या तो सेल्स को इंक्रीज कर दो, मैक्सिमाइज कर दो, या कॉस्ट को मिनिमाइज कर दो। राइट, तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में दो ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन होते हैं, या तो कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज कर लो या कॉस्ट को मिनिमाइज कर लो। तो आपने क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम होगी उसमें देखना है कि आपको डाटा कौन सा गिवन है। अगर कंट्रीब्यूशन का गिवन है तो हमारा जो वो उसने कहा हुआ है डिफाइन या फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो उसमें हम लोग कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। अगर वहां पे है कि कॉस्ट का डेटा गिवन है तो कॉस्ट को हमेशा मिनिमाइज करना है। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पर उसने स्टेप में कहा है कि आपने क्या करना है, आपने फॉर्मुलेट करनी है कंस्ट्रेंट्स को। और चौथे नंबर पे उसने कहा उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन करना है, पांचवें नंबर पे फिजिकल रीजन बनाना है और छठे नंबर पे उसका कोई प्रोडक्शन प्लान बनाना है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इलिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। किसी के पास दो हैं इकट्ठे? अगर नहीं भी हैं तो गुजारा चल जाएगा। दो हैं? अच्छा, क्या कहता है जी? वो कहता है ये आपने क्यों सॉल्व किया हुआ है? अच्छा, खुद कर रहे थे, गुड। अच्छा, वो क्या कहता है जी? वो कहता है इलिस्ट्रेशन 1। अच्छा, होगा क्या, ये जो 6 के 6 स्टेप्स है ना, ये सारे 6 के 6 स्टेप्स हम लोग सेवरल इलिस्ट्रेशन में सॉल्व कर लेंगे। अभी जो ये इलिस्ट्रेशन 1 है ना, जो हम लोग सॉल्व करने लगे हैं वो है, लेकिन हम लोग कुछ एक्स्ट्रा सारा क्वेश्चन एक में ही करने लगे हैं। ठीक है, क्या कहता है जी? कंपनी, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कहता है कंपनी प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट्स इन 3 डिपार्टमेंट्स। 2 प्रोडक्ट्स 3 डिपार्टमेंट्स। Details are shown below regarding the time per unit required for each department, the available hours in each department and contribution per unit of each product is given। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन गिवन है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट होगा कि हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करना होगा। दो प्रोडक्ट, अच्छा यहां पे उसने प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई दी है, ये कंफ्यूज नहीं होना, ये चेयर और बैग भी हो सकता था, ये मोबाइल और कैमरा भी हो सकता था। ये जरूरी नहीं है कि यही वो एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट के नाम एक्स और वाई ही होंगे, प्रोडक्ट के नाम कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, और साथ में उसने डिपार्टमेंट दे दिए, डिपार्टमेंट ए बी सी। साथ में आगे उसने क्या कहा जी? आगे उसने कहा डिटरमिन यूजिंग स्टेप बाय स्टेप अप्रोच व्हाट विल बी द ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। अल्टीमेटली हम लोगों ने ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाना है। पहला स्टेप हमारा क्या कहता है? कहता है जी डिफाइन करो वेरिएबल्स को। फर्स्ट स्टेप इज वेरी इजी। स्टेप 1 इज इजी। हम लोगों ने क्या करना है? डिफाइन करना है वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स हमारे पास दो ही होंगे, एक्स और वाई। ये प्रोडक्ट एक्स और वाई वाली बात नहीं कर रहा मैं, ये मैं वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं कि दो ही होंगे। ठीक है, वो कोइंसिडेंस हो गया है कि उसने प्रोडक्ट का भी वही नाम रख दिया है। तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे लेट प्रोडक्ट एक्स इज ऑन एक्स एक्सिस, प्रोडक्ट वाई इज ऑन
वाई एक्सिस। मैं ऑलरेडी राइटिंग मेरी वैसे ही गंदी होती है, लेकिन आजकल थोड़ी ज्यादा और गंदी, क्योंकि मैं वो उसको ना दबा के नहीं लिख पा रहा, मेरा पूरा बाजू मूव नहीं कर पा रहा ना, तो थोड़ा गुजारा करना, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी जरूरी नहीं है, लेट्स सपोज इसी क्वेश्चन में ये भी जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट एक्स हम लोग एक्स एक्सिस पे ही लेते हैं, आप प्रोडक्ट एक्सिस को वाई एक्सिस पे भी ले सकते हैं, ठीक है। वेल यू विल बी डूइंग प्रैक्टिस एट होम, आप उसका भी ट्राई कर सकते हैं कि प्रोडक्ट एक्स को वाई एक्सिस पे लेके ट्राई कर लिया, प्रोडक्ट वाई को एक्स एक्सिस पे लेके ट्राई कर लिया, क्योंकि लेट्स सपोज इनके नाम होते हैं, ये होती चेयर, ये होती बैग, तो फिर भी तो वो नहीं था कुछ भी वाला ना, फिर भी तो हम लोगों ने उसे उसी तरह करना था, ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट एक्स इज एक्स एक्सिस, प्रोडक्ट वाई विल बी ऑन वाई एक्सिस, हम लोगों ने वेरिएबल डिफाइन कर दिए। दूसरे नंबर पे क्या है, स्टेप 2, आपने अपना क्या करना है, स्टेप 2 में हम लोगों ने अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन देना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कंट्रीब्यूशन गिवन है, तो कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने मैक्सिमाइज करना है। अच्छा, उसे कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, उसने क्या कहा, उसने कहा जी एक एक्स जो है ना, अब ये एक्स और ये वाले होंगे, एक एक्स जो है, जब भी एक एक्स बनाते हैं तो हमें 4 का कंट्रीब्यूशन मिलता है, उसने बताया हुआ है। जब भी हम एक वाई बनाते हैं तो कितने का मिलता है, जब भी एक एक्स बनेगी 4 का, जब एक वाई बनेगी तो 8 का। जितनी भी यूनिट्स बनानी है हम लोगों ने, कितनी बनानी है कि हम लोगों का कंट्रीब्यूशन जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। अगर यही कॉस्ट होती तो हम लोग कॉस्ट को इस तरह फॉर्मुलेट करके सामने लिखते मिनिमाइज। कोई सवाल? अच्छा, अब क्या है, अब आपके जहन में ये आ सकता है यार ये लिखने की क्या जरूरत है, हमें पता है मैक्सिमाइज करना है। यही चीज अगर आप कंप्यूटर में कर रहे हो, सिस्टम में कर रहे हो, तो सिस्टम को तो एनालिसिस करने के लिए कमांड्स की जरूरत है ना। दीज आर द कमांड्स, आप कंप्यूटर को बता रहे हो क्या करना है, ठीक है। दीज आर द कमांड्स, आप कंप्यूटर को बता रहे हो, क्योंकि कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, आपने जो कंप्यूटर को देना है, सिस्टम को देना है, सिस्टम ने वही आपको देना है वापस। तो ये कंप्यूटर को आप हर चीज बता रहे हो, भाई एक्स प्रोडक्ट एक्स एक्स एक्सिस पे लेनी है, प्रोडक्ट वाई वाई एक्सिस पे लेनी है, हमारी जो है वो कंट्रीब्यूशन गिवन है, ये कंट्रीब्यूशन है और इसको मैक्सिमाइज करना है। उसके अकॉर्डिंगली फिर सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए कि अभी तो हम लोग मैनुअल सॉल्व कर रहे हैं ना, मैनुअल सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, आपको डिफाइन करनी है वेरिएबल, सारी चीजें, उसको क्लिक करना है, उसने आपको कैलकुलेट करके दे देना है, लेकिन उसकी बैकएंड पे वर्किंग हम लोगों ने तो सीखनी है ना। तीसरे में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी डिफाइन करो किसको, फॉर्मुलेट करो कंस्ट्रेंट्स को। अब कंस्ट्रेंट क्या है बेटा, बाद में नोट कर लेना, पहले पढ़ लो, समझ नहीं आनी है, छोटे छोटे इतने स्मॉल स्मॉल स्टेप्स हैं जिसकी समझ नहीं आनी, बाद में गुजर जाने हैं फिर, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स क्या है, अब उसने नीचे हमें कंस्ट्रेंट बताई है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी से आपकी दोनों प्रोडक्ट्स होके गुजरती हैं। वो कहता है जी अस्सलाम वालेकुम, मैं क्लास H321 इकबाल। जी जी, हाँ हाँ, क्वेश्चन पेपर अलग किते सन, फिक्र दी गल नहीं, वो अलग कर दिया जाए। हाँ हाँ, नहीं देखो जेड़ा एनवेलप है ना, जिदे उत्ते मैं मैनुअली लिखिया होएगा कि टोटल इन्ने ने, वो सारे पेपर्स ने। जी जी, हाँ वो जाया कर दी, कोई इशू नहीं। हाँ हाँ हाँ, कोई इशू नहीं। हाँ हाँ, वो 10 to 11। हाँ हाँ हाँ, बल्कि एंड करो 10:30 to 11:30 लिख दो, ठीक। ओके, थैंक यू, सलाम। अच्छा, अब हम लोगों ने कंस्ट्रेंट्स को फॉर्मुलेट करना। देखो कंस्ट्रेंट्स क्या है, स्केयर रिसोर्सेज। स्केयर रिसोर्सेज क्या है, हमारे पास डिपार्टमेंट ए में वो कहता है कि हाँ, एक वो आपने चेंज किया हुआ ना, मैं इसलिए कर रहा हूं। प्रोडक्ट एक्स जो है ना वो 4 घंटे लगाती है, ठीक है। प्रोडक्ट एक्स जो है डिपार्टमेंट ए में 4 घंटे, सॉरी 8 आवर्स लगाती है, जबकि प्रोडक्ट वाई कितने आवर्स लगाती है, 10 आवर्स, ठीक है। तो हम इसको फॉर्मुलेट कर लेते हैं, प्रोडक्ट ए कितना, एक्स कितना लगाती है, 8x + 10y
इज इक्वल टू लेस देन 11,000। ये हम लोगों ने कंस्ट्रेंट को फॉर्मुलेट कर लिया। ये क्या है कि जितनी भी x बनाएंगे, हम लोगों ने x ही तो यही तो देखना है कि x और y कितनी बनानी है। कहते हैं जितनी भी x बनाएंगे, एक x 8 घंटे लेती है, एक y 10 घंटे लेती है, और टोटल ऑर्डर हमारे पास जो है वो 11,000 से कम अवेलेबल है। कंस्ट्रेंट है ना, अगर ये लिखा होता अनलिमिटेड है तो फिर कंस्ट्रेंट ना होती। ठीक है, दूसरा क्या है, ये किसकी है, डिपार्टमेंट ए की। अच्छा, डिपार्टमेंट बी की क्या है, 4x प्लस 10y लेस देन इक्वल टू 9,000। ठीक हो गया। तीसरी कंस्ट्रेंट क्या है, डिपार्टमेंट सी की 12x 6y लेस देन इक्वल टू 12,000। अच्छा, ये कंस्ट्रेंट तो गिवन होती हैं, ये कंस्ट्रेंट तो गिवन होती हैं इसमें क्वेश्चन के अंदर। कुछ कंस्ट्रेंट्स होती हैं जो क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, वो इंप्लाइड कंस्ट्रेंट्स हैं। इंप्लाइड कंस्ट्रेंट्स क्या है, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रोडक्शन प्लान बना रहे हैं, एक्स की कितनी यूनिट्स बनानी है और वाई की कितनी यूनिट्स बनानी है ताकि हमारा कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज हो। कभी आपने ऐसी बात सुनी है कि मतलब एक प्रोडक्ट एक्स है, एक प्रोडक्ट वाई है, कि एक्स की -70 यूनिट्स बना लो? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है ना। पॉजिटिव होंगी यूनिट्स, पॉजिटिव या जीरो होंगी या पॉजिटिव होंगी। इसका मतलब है एक और कंस्ट्रेंट आ गई कि x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 और y भी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। इसको कहते हैं नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होती बट ये इंप्लाइड है। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, जब आपकी जो मार्किंग भी हुई है, ये इस तरह नहीं होता कि मेरा जो दिल किया मैंने इसको 10 में से 2 दे दिए, इसको 10 में से 5 दे दिए। नहीं, आपके क्वेश्चन का एक पूरा रूब्रिक होता है। रूब्रिक का मतलब है कि ये पार्ट किया है तो 1 नंबर है, ये पार्ट किया 0.5 है, ये पार्ट किया, वो यहां पे मेरे पास प्रिंटेड भी है और यहां पे फीड भी है। अगर आपको चाहिए रूब्रिक मैं दे भी सकता हूं आपको। तो इन सारों के नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 5 किया तो 2.5 नंबर, नहीं किया, बच्चे कहते हैं ना यार नंबर कहां से, मुझे नहीं समझ आ रही, मैंने तो सब किया, नंबर नहीं है। ये काम किया तो आधा नंबर, ठीक है। दूसरा काम, इस तरह पूरे नंबर बन के वो 10-12 नंबर बनते हैं। ठीक है, आपका जो सीवीपी का क्वेश्चन था उसमें दो नंबर के थे, लेकिन उस 2 नंबर में भी फॉर्मूला लिखा तो 1 नंबर, उसको करेक्ट सॉल्व किया तो 2 नंबर। ठीक है, अब फॉर्मूला एक बच्चे ने कल मुझे दिखाया था, सर मैंने ये किया लेकिन और फॉर्मूले से किया। ठीक है, वो फॉर्मूला ही बिल्कुल गलत था, वो लॉजिक ही नहीं थी बन रही। तो अब वो अगर उसका आंसर करेक्ट आ भी गया तो उसका फायदा क्या जब उसे कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस चीज का। वो तो किसी से देख के भी नीचे आंसर सही करेक्ट लिख सकता है ना। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं जो कि फिर आपको करनी है। अच्छा, तीसरा हमारा हो गया स्टेप। चौथा स्टेप क्या है जी, स्टेप 4। अच्छा, स्टेप 4 हमारा है कि हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करना है जिसके और फिजिबल रीजन बनाया। फिजिबल रीजन क्या है, जो हमारा एरिया ऑफ वर्क होगा। अच्छा, ग्राफ बनाने के लिए हमें इक्वेशंस चाहिए। ये इक्वेशंस नहीं है, ये इनइक्वालिटीज है, ये इक्वेशंस नहीं है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इनइक्वालिटी से रिमूव करके इसको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, डिपार्टमेंट ए की, वो आ गई 8x प्लस 10y इज इक्वल टू 11,000। ठीक हो गया। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करना है, लेट्स सपोज, जरा ये समझ लेना, एक समझ लेना, फिर मैं बाकी 2 जल्दी से करूंगा। देखो, हम x बनाए या y बनाए, हमारे पास 11,000 ऑर्स है, 11,000 ऑर्स। एक x लेती है 8 ऑर्स, एक y लेती है 10 ऑर्स। हमारे पास ऑप्शन है कि हम सारी की सारी x बना लें, हमारे पास ऑप्शन है हम सारी की सारी y बना लें, या हमारे पास ऑप्शन है हम कॉम्बिनेशन बनाएं। तो लेट्स सपोज हम लोग कहते हैं, हम लोग पहले बनाते हैं सारी की सारी x, हम लोग y कुछ भी नहीं बनाते। तो हम लोग x कितनी बना सकेंगे, हम लोग x बना सकेंगे 11,000 डिवाइड बाय 8, बता दो मुझे, 1375 यूनिट्स। कोई सवाल यहां तक क्लियर? अच्छा, अगर हम लोग y बनाए सारी की सारी तो फिर x कोई नहीं बनेगी ना। 10y is equals to 11,000 which means y is equals to 1100 यूनिट्स। जो डिपार्टमेंट ए की कंस्ट्रेंट है ना, जो 11,000 ऑर्स अवेलेबल है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि हम अगर सिर्फ x बनाएं तो 1375 बना सकते हैं,
अगर सिर्फ y बनाए तो 1100 बना सकते हैं, या इनके कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन क्या है कि एक x कम होगी तो एक y इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, एक y इंक्रीज होगी तो एक x इंक्रीज कर सकते हैं। ये सारे 1100 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। वो फॉल करेंगे, कैसे फॉल करेंगे वो हम निकाल लेंगे। कोई सवाल यहां तक? अच्छा, डिपार्टमेंट बी की क्या सिचुएशन है? हमारे पास है 4x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 9000। अगर हम लोग, अब मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करता हूं, अगर हम लोग x 0 बनाएं तो y कितनी बना सकते हैं? 900 यूनिट्स, राइट। अगर हम लोग y 0 बनाएं तो x कितनी बना सकते हैं? 2250 यूनिट्स। प्रोसेस मैंने ये वाला फॉलो किया, मैं दोबारा इक्वेशन को नहीं कर रहा, प्रोसेस मैंने वो फॉलो किया। क्लियर हो गया? कोई सवाल? डिपार्टमेंट सी में आते हैं, क्या है जी हमारे पास? 12x प्लस 6y इज इक्वल टू 12,000। अच्छा, अगर हम लोग सिर्फ x बनाए, y कोई ना बनाए, तो हम लोग कितनी बना सकते हैं? 1000x। अच्छा, अगर हम लोग सिर्फ y बनाए, x कुछ भी ना बनाए, तो कितनी y बना सकते हैं? कोई सवाल यहां तक? ये मैंने किया क्यों, ये हम लोगों ने किया क्यों है? ताकि हमें पता लग जाए हमारी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कितनी है। मतलब x जो है, तीनों डिपार्टमेंट से गुजरने के बाद हम मैक्सिमम x कितनी बना सकते हैं? एक कहता है 1375, एक कहता है 2250, एक कहता है 1000। इसका मतलब मैक्सिमम हमारी 2250 तक जा सकती है, उससे ऊपर नहीं जा सकती x जो है। y वो कहता है 1100 इस डिपार्टमेंट में, 900 इस डिपार्टमेंट में, और 2000, यानी y मैक्सिमम 2000 हो सकती है। अब हमें रेंज मिल गई। रेंज क्यों चाहिए? ग्राफ बनाने के लिए। ग्राफ के लिए स्केलिंग चाहिए ना, तो स्केलिंग के लिए हमें चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यहां पे ग्राफ बना लेंगे। ठीक है जी, और स्केलिंग कर लेंगे। अच्छा, स्केलिंग डिपेंड्स ऑन यू। जितनी छोटा उसमें रखोगे फासला, मतलब 100, 200, 300, 400, उतनी एक्यूरेट रिजल्ट आएंगे। जितना ज्यादा उसे वाइड करते जाओगे उतने कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो यू कैन टेक 100, 200, 300, 400 एंड यू कैन एक्सटेंड योर ग्राफ, एंड यू कैन टेक 500, 1000, इस तरह भी। मैं क्या करता हूं, मैं दरमियान, क्योंकि कल पढ़ाया वही स्केलिंग यूज की है, तो मैं एक ही स्केलिंग रखता हूं, मैं रखता हूं 300 की, 600, 900, 1200, 1500, 1800, 21, 24, ठीक है। अच्छा, 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800, 2100 एंड 2400। सबसे पहले, अच्छा, अब हम लोगों ने ये जो सारी कंस्ट्रेंट्स है उनको ड्रॉ करना है। जब हम लोगों ने ये ग्राफ बनाया ना, तो ये वाली कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गई, क्योंकि x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, हमारी ऑटोमेटिकली कंस्ट्रेंट ड्रॉ हो गई। तो एक्चुअली ये ग्राफ बना ही क्यों है? क्योंकि ये कंस्ट्रेंट्स थी, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट थी, इसलिए ग्राफ बना है, नहीं तो ग्राफ बन ही नहीं था सकता, ठीक है। तो ये कंप्यूटर अगर सिस्टम है, तो सिस्टम को आपने जब वो कमांड दिया तो उसने ये ग्राफ बना दिया आपको, कि इस कमांड का कॉन्सिक्वेंस क्या है? ये ग्राफ है। क्लियर हो गया? कोई सवाल अभी तक? अच्छा, अब सबसे पहले डिपार्टमेंट ए को ड्रॉ करते हैं। डिपार्टमेंट ए क्या कहता है? अगर हम लोग x 0 बनाए तो y कितनी बना सकते हैं? 1100। ये 1000 और 1100 को यहां पे आएगा। अगर x 0 हो तो y 1100, अगर y 0 हो तो x कितनी बना सकते हैं? 1375। तो ये 1300 हो जाएगा, ये 1400, तो समवेयर हियर होगा। क्लियर है? इसकी लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। राइट? वो जो मैं कह रहा था ना, एक x
बढ़ाने के लिए एक y कम करनी पड़ेगी, या ये कॉम्बिनेशंस हैं जो कॉम्बिनेशंस हमारे, ये इस लाइन पूरी पे वो कॉम्बिनेशन है। यहां पे है कि x0 y मैक्सिमम, यहां पे y0 x मैक्सिमम, और ये लाइन पे वो सारे कॉम्बिनेशन फॉल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके नीचे वाला एरिया फिजिबल एरिया है हमारे लिए, इससे ऊपर नहीं जा सकते, इससे ऊपर नहीं जा सकते, कंस्ट्रेंट है ये, इससे नीचे वाला एरिया हमारा फिजिबल रीजन है। कोई सवाल यहां तक क्लियर है? ये एक ड्रॉ किया था हम लोगों ने डिपार्टमेंट। अब दूसरा डिपार्टमेंट ड्रॉ करते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट क्या है? अगर हम लोग x0 बनाए, सॉरी, अगर हम लोग y0 x0 बनाए तो y कितनी बन सकती है? 900। और अगर हम लोग y0 बनाए तो x कितनी बन सकती है? 2250। ये 22 यहां पे कुछ आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों लाइनों को ज्वाइन करता हूं तो मेरे पास कुछ ये लाइन आ जाती है। अब मजे की बात क्या है, जरा गौर से देख लेना जो लिख रहे हैं प्लीज। यहां पे जो काली वाली लाइन थी उसका फिजिबल रीजन क्या था? नीचे नीचे वाला। अब जब लाल लाइन आई तो लाल लाइन का भी तो नीचे नीचे वाला रीजन है ना, लेकिन ये वाला जो रीजन है वो काली वाली एक्सेप्ट नहीं कर रही, यानी इसका मतलब है ये वाला रीजन आउट हो गया, हमारे काम का नहीं रहा ये वाला रीजन। ये वाला जो रीजन है जो काली दिखा रही थी, अब ये भी काम का नहीं रहा, क्योंकि अब फिजिबल रीजन नीचे आ गया। तो अभी तक हमारा जो रीजन है ना वो ये और ये वाला है, ये लाल ये काला। अब दो डिपार्टमेंट के कॉम्बिनेशन से हमारे पास फिजिबल रीजन ये वाला आ गया। कोई सवाल? अब तीसरा डिपार्टमेंट क्या कहता है? तीसरा डिपार्टमेंट कहता है कि एक्स वाई अगर 0 होंगी तो एक्स कितनी बना सकते हो? एक्स बना सकते हो 1000, सो 1000 विल बी समवेयर हियर। और अगर एक्स 0 हो तो वाई कितनी बना सकते हो? 2000, तो 2000 विल बी समवेयर हियर। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब फिर वही बात आ गई, फिजिबल रीजन नीचे वाला है। तीनों डिपार्टमेंट को लेते हुए हमारा फिजिबल रीजन यहां से शुरू हुआ, यहां पे गया, फिर यहां पे आया, और ये वाला फिजिबल रीजन रह गया, बाकी वाला हमारा फिजिबल रीजन नहीं है। अगर मैं इसको नाम देना चाहूं तो हमारे पास नाम आ जाएगा ओ ए बी सी डी ई। सॉरी नहीं होगा, ओ ए बी डी और सॉरी सी कर देते हैं ना, बी सी और डी। ये हमारा फिजिबल रीजन है जिसमें हमारे पास कॉम्बिनेशन है। ये जो ये लाइन है ना ये वाली, इसमें हमारे पास कॉम्बिनेशन पड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें कॉम्बिनेशन कौन से? हम लोग कोई भी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेंगे, कोई भी नहीं, वो कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम आना चाहिए। ठीक है, अच्छा वो कैसे सेलेक्ट करना है? ये फिजिबल रीजन तो आ गया, अब उसने स्टेप नेक्स्ट कौन सा बताया? ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान के लिए हम लोगों ने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक है साइमल्टेनियस इक्वेशंस, कि इन्हीं इक्वेशन को, वो साइमल्टेनियस इक्वेशन आपने पढ़ी होंगी 8वीं में, प्लस माइनस करके हम एक रीजन एक निकाल लें। एक तरीका वो है। दूसरा तरीका ये है सिर्फ ग्राफ यूज करें। दोनों ऑन देयर ओन हैव सम प्रॉब्लम्स। हम क्या करते हैं? हम इनको मिक्स करके यूज करते हैं। हम सबसे पहले ग्राफ से एक आइडिया ले लेंगे कि कौन सा पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम बन रहा है कंट्रीब्यूशन। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? उससे साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करके एग्जैक्ट आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, वो कैसे होगा? उसके लिए अगर तो अब हमें देखना होगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो अगर कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करना है तो हम लोग एक कर्व बनाते हैं। छोड़ दो, पहले सुन लेना, ग्राफ भागेगा नहीं बेटा कहीं, सुन लो। ठीक है, हम एक लाइन बनाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन या आइसो कंट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, कर्व तो नहीं कहना चाहिए, लाइन कहना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, कर्व नहीं आना चाहिए। और अगर कॉस्ट मिनिमाइज कर रहे हो तो उसके लिए आइसो कॉस्ट लाइन कहते हैं उसे, आइसो कॉस्ट लाइन या आइसो कंट्रीब्यूशन। ये मकसद क्या है इसका? देखो एक छोटी सी एग्जांपल यहां पे लेता हूं मैं, फिर इसको रब कर दूंगा। 2 का टेबल आता है, बताओ
पंजाबी में बताओ, उर्दू इंग्लिश में नहीं मजा आता। नहीं नहीं, बाकायदा पहाड़ा बोलो। हाँ, एक दूनी दूनी, दो दूनी, तीन दूनी, चार दूनी, सॉरी गलत हो गया ना, इसको 3 करना है और इसको, ये है ना टेबल 2 का। बच्चों को स्लोप नहीं समझ आती, अक्सर स्लोप पढ़ाते हैं हम लोग, बच्चों को स्लोप नहीं समझ आती कि स्लोप क्या है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। 1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे गया, 3 से 4 पे गया। जब जब ये चेंज हो रहा है, आपकी डिपेंडेंट वैल्यू चेंज हो रही है, हो रही है। लेकिन इन दोनों में फर्क कितना कितना है? क्या ये यही है? अक्सर लोग स्लोप पढ़ाते हैं ना, तो लोग कहते हैं स्लोप कांस्टेंट रहती है। यही जब पढ़े हो ना स्टैट्स में, कहते हैं स्लोप कांस्टेंट रहती है। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने उर्दू में मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, तब नहीं थी समझ आती। जब ये अप्लाई किया तब समझ आई, तब रटा लगाया था। वतर, स्लोप को कहते हैं वतर। वतर जो बराबर है अमूद बटा कायदा, याद किया होता था। अच्छा, अब अगर उसको हम लोग उर्दू में लाएं तो वतर इज योर स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो चेंज इन एक्स एक्सिस ड्यू टू चेंज इन वाई इज योर स्लोप। चेंज इन y axis, y due to change in x is your slope, and slope is your 2. Slope will remain always constant. वो बाहर या अंदर जरूर आ सकती है, लेकिन स्लोप कांस्टेंट रहेगी किसी भी मौके पे। किसी भी मौके पे जब आप ये वाला इसको ड्रॉ करो, लेट्स सपोज हम ड्रॉ करते हैं इसको, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है ना, ये वाला ये x एक्सिस है। ये अगर हम लोग इसको कहते हैं 2 4 6 फॉर एग्जांपल, ये भी 2 4 6, तो जब 1 होता है तो हमारे 2 आती है, यहां पे ये पॉइंट आ गया। जब 2 आता है तो हमारे पास 4 आ जाता है, जब 3 आता है तो हमारे पास 6 आ जाता है। अब ये जा रही है यहां पे, वो कहते हैं इस किसी भी पॉइंट पे आपकी स्लोप कांस्टेंट रहती है। मुझे भी नहीं थी समझ आती, यार ये क्या बोलते हैं कि किसी भी पॉइंट पे आपकी स्लोप कांस्टेंट। मैं कहता हूं यार ये तो बढ़ रही है, कांस्टेंट कैसे हुई? लेकिन किसी भी पॉइंट पे 2 तो वही है ना, 2 नहीं चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है और ये चेंज हो रहा है, तो स्लोप कांस्टेंट है। इसी तरह इस वाले कॉम्बिनेशन में आपकी स्लोप कांस्टेंट है। जितनी भी नंबर ऑफ यूनिट्स बनाओगे, हर यूनिट में जो y है ना वो डबल कंट्रीब्यूट कर रही है। जितना x कंट्रीब्यूट कर रही है, y उसका डबल कंट्रीब्यूट कर रही है। ये कुछ भी हो सकता है, मतलब यहां पे लिखा होता 3x 5y, तो ये भी स्लोप आपकी कांस्टेंट ही रहती कि हर जो वो रेशो बन जाती ना, 5 और 3 की रेशो बन जाती 1 पॉइंट समथिंग। तो जितना भी x कंट्रीब्यूट कर रही होती, y उसका 1.3 कंट्रीब्यूट कर रही होती, जितनी भी आप नंबर ऑफ यूनिट्स बनाते हैं। ठीक है, दैट डजंट मैटर कि कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहे हो, तो स्टॉप तो नहीं हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, फरहान जी, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, इकबाल ब्लॉक 3 to 1 उधर तो है ही नहीं है ना, 3 to 1 हमारा दूसरे में। अच्छा, नहीं 3 to 1 इधर इकबाल ब्लॉक। ठीक, ओके, अल्लाह क्लियर है जी। अच्छा, अब करते क्या है, आइसो कंट्रीब्यूशन कर्व का क्या मतलब होता है कि हम एक ऐसा कर्व, एक ऐसी लाइन बना लें कि हमें आइडिया हो जाए कि हमारी स्लोप क्या है। क्योंकि इससे हमें आइडिया नहीं ना हो रहा हमारी स्लोप क्या है। आइडिया तो हम ये तो पता है कि 1 और 2 की है इनकी कॉम्बिनेशन, लेकिन स्लोप क्या है, स्लोप तो ड्रॉ करके ही पता लगेगी ना। तो हम क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं एक फिगर कि हमें इतना कंट्रीब्यूशन चाहिए। लेट्स सपोज मैं कहता हूं हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए 4x प्लस 8y, हमारा कंट्रीब्यूशन होगा 3000 का। यू कैन टेक एनी अमाउंट, यू कैन टेक 5 मिलियन, यू कैन टेक 10 मिलियन, दिस इज एज्यूम्ड जो है फिगर। आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन भी ठीक होगी, लेकिन ये एज्यूम करते हुए आपने एक प्रिकॉशन क्या करनी है, आपने जहन में क्या रखना है कि जो आपके पास फिगर्स आएंगी ना, क्योंकि देखो ये हमें क्या देगी, हमें नंबर ऑफ यूनिट्स देगी। लेट्स सपोज पहले सॉल्व करता हूं फिर बताता हूं। इसमें भी वही है कि अगर हम लोग कहें जी हम लोग कोई भी x नहीं बनाएंगे, तो y कितनी बन सकती हैं,
नहीं नहीं वाई कितनी 375 यूनिट्स। अच्छा अगर हम लोग y0 बनाते हैं तो x कितनी बन सकती हैं 750 यूनिट्स। देखो इनमें भी कॉम्बिनेशन वही है, ये डबल है। x जो है जो x है और y वो डबल है, उसका कॉम्बिनेशन डबल आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब ये यूनिट्स अगर हम लोग यहां पे ड्रॉ करना चाहें तो हम ड्रॉ कर सकते हैं इस फिजिबल रीजन के अंदर रहते हुए। लेट्स सपोज मैं यहां पे लेता, मैं कहता नहीं जी हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए 50 मिलियन का, मैं यहां 50 मिलियन लिख देता, आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाती, लेकिन उसे कहां ड्रॉ करते, आपके पास तो स्केल ही 2400 और 2400 वाला। तो आपने जो फिगर सोचनी है ना, जब भी एज्यूम करनी है फिगर ये काम करते हुए, आपने वो फिगर ड्रॉ करनी है जिसका जब लाइन आएगी तो इस रीजन के अंदर आए। क्यों? क्योंकि हमने उसी लाइन के साथ कुछ छेड़छाड़ करनी है, ठीक है। अब ये जो आप 4000 कर सकते हैं, कोशिश नहीं, मस्ट होनी चाहिए कि इस फिजिबल रीजन से बाहर की फिगर्स ना आए, वो वाली आपने यहां पे एज्यूम करनी है। कोई सी फिगर, ये कंट्रीब्यूशन है, एज्यूम्ड कंट्रीब्यूशन है टू फॉर्म आइसो कंट्रीब्यूशन कर्व। मैं यहां लिख देता हूं टू फॉर्म आइसो कंट्रीब्यूशन। बताता हूं क्यों कर रहे हैं हम लोग। अच्छा हमें इससे स्लोप का आइडिया हो जाएगा। स्लोप कैसे करेंगे जी? स्लोप यहां पे लगा लेते हैं। वो कहता है अगर x 0 बनाएं तो y कितनी बना सकते हैं 375, 300, 400 यहां पे आ गई, तो कुछ यहां पे आ जाएगी। हम लोग y अगर 0 बनाएं तो x 0 बनाएं तो y कितनी बना सकते हैं 375, तो यहां पे आ जाएगी। इसी तरह अगर y 0 बनाए तो x कितनी बना सकते हैं 750, तो 750 आ जाएगी कुछ यहां पे। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो ये मेरे पास क्या आ गया आइसो कंट्रीब्यूशन। अब यूनिट्स जितनी भी बने, ये जो स्लोप है ये चेंज नहीं होगी, स्लोप विल बी कांस्टेंट। हाँ ये अपवर्ड और डाउनवर्ड जरूर जाएगी। आपका कंट्रीब्यूशन कम होगा तो ये डाउनवर्ड चली जाएगी, आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो ये अपवर्ड चली जाएगी। लेकिन मसला क्या है, हमारे पास इसी फिजिबल रीजन में रहते हुए हमें कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। कैसे करना है? वो कहते हैं इसको ड्रैग करो टुवर्ड्स द लास्ट पॉइंट। जो आपका फिजिबल रीजन में लास्ट पॉइंट रह जाएगा ना, वहां तक उसे ड्रैग करो, एंड दैट विल बी योर पॉइंट जहां पे आपने प्रोडक्शन करनी है। अगर कॉस्ट हो तो उसके लिए ड्रैग डाउन करते हैं, बाहर से अंदर आते हैं, इसके लिए अंदर से बाहर जाते हैं। तो ड्रैग करते हैं, ड्रैग करने के लिए ये वायर यूज कर लेता हूं मैं। हमें स्केल की जरूरत है, ये वायर यूज कर लेता हूं क्योंकि हम लोगों ने स्लोप यही रखनी है। और ये मैं कोई टेक्निकल चीज नहीं कर रहा, ये यही तरीका है, ड्रैगिंग अप्रोच इसे कहते हैं, ठीक है। पेपर के ऊपर आप स्केल से इसको ड्रैग करते हो, यही स्लोप रख के। इस स्लोप को यूं ही रहने देते हैं, हम लोग इसको फारेस्ट लेके जाते हैं, ठीक है। अच्छा फारेस्ट लेके गए तो सबसे पहले हमारे पास आया डी पॉइंट। अगर हम लोग डी पॉइंट पे रुक जाते हैं तो अभी तो फिजिबल रीजन के अंदर है ना, हमें क्या करना है, सबसे फारेस्ट पॉइंट चाहिए, और ड्रैग किया स्लोप को इंटैक्ट रखते हुए। तो पॉइंट आ गया कौन सा, पहले ये आ गया ए, वो वाला ए पॉइंट। अभी ए पॉइंट है, स्टिल हम लोग फिजिबल रीजन में है क्योंकि बी और सी और फारेस्ट पॉइंट है। और ड्रैग किया तो हमारे पास आ गया सी, स्टिल बी इज रिमेनिंग, तो हमने जाना है फारेस्ट पॉइंट जो कि बी है। अब अगर मैं बी पे आता हूं ना, इस स्लोप को इसी तरह रखते हुए, तो बी पे आके मेरे पास और बाकी कोई पॉइंट नहीं है, सारे नीचे हैं, बी फारेस्ट पॉइंट है। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि बी जो है वो आपका पॉइंट है जिसपे मैक्सिमम प्रोडक्शन प्लान होनी है। अच्छा अब क्या होगा, अब हम लोग इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। अच्छा परपेंडिकुलर जब मैंने ड्रॉ किया ना, तो परपेंडिकुलर मैंने जब ड्रॉ किया तो ये तो मैंने एग्जैक्टली ग्राफ पे तो नहीं बनाया ना, तो मुझे नहीं पता लग सकता एग्जैक्ट अमाउंट कितनी है। लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि ये जो बी पॉइंट बना है ये दो इक्वेशन के इंटरसेक्शन से बना है। ये जो बी पॉइंट है वो दो पॉइंट के इंटरसेक्शन से बना है। वो दो पॉइंट कौन कौन से हैं, एक रेड लाइन है, एक ब्लैक लाइन है। रेड और ब्लैक कौन कौन सी है, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट ए। इन दोनों के इंटरसेक्शन से बना है ना, तो इन दोनों इक्वेशंस को ले लेते हैं। रेड क्या है, रेड है 4x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 9000। ब्लैक कौन सा है, 8x प्लस
10y इज इक्वल्स टू 11,000। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइमल्टेनियसली दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? माइनस माइनस माइनस, ये आ गया 2000, ये हो गया 0, ये आ गया 4x। तो x कितनी बनेगी? 500। और y कितनी बनेगी? x को किसी एक में पुट कर लो, मैं पुट कर लेता हूं इसमें, प्लस 10y इज इक्वल्स टू 9000। दैट इज 10y इज इक्वल्स टू 9000 माइनस 2000, 10y 7000 एंड y इज इक्वल्स टू 700 यूनिट्स। इसका मतलब आपका ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान आ गया। कौन सा? कि 500x, ये पॉइंट कौन सा है? इस पॉइंट पे x जो है वो 500 है, और इस पॉइंट पे y जो है वो कितनी है? 700। अब देखो, ये वही तकरीबन बन रहा था, थोड़ा ऊपर नीचे था 700, ये हमारा 600 से भी ऊपर आ रहा है, ये जबकि कहीं यहां आना चाहिए था। आ जाए कैमरे में, आ जाए कैमरे में। ओके, जस्ट मैं 2 मिनट के लिए आया हूँ। एक तो आप लोगों को पता चल गया होगा, कल एक वर्कशॉप हो रही है और बहुत इंशाल्लाह लर्निंग वर्कशॉप होगी, जिसमें आपको पब्लिक अकाउंट्स के बारे में, उनकी बजटिंग, उनके ऑडिट के ऊपर बकायदा डाटा फाइनेंस, हॉली फैमिली हॉस्पिटल एंड पंजाब रावलपिंडी कार्डियोलॉजी दोनों उनके अंडर हैं, और वो पीएचडी फाइनेंस में, तो दोनों अच्छे हैं। तो हम उनको एंगेज करेंगे इंशाल्लाह। जो भी स्टूडेंट्स इसमें हैं, जमशेद विल टेक इट अप, और वो कुछ काम भी लेके आएंगे जो बच्चों से करवाया जाएगा या करने को दिया जाएगा। सर, 2 चीज़ें, एक तो नंबर 1, एक हमें क्लास में से कारी चाहिए होगा जो कि तलावत करे। तो कौन वॉलंटियर होगा इसमें? तलावत का मतलब है कि कोई सूरत पढ़ के, चले ये डिसाइड कर लें। आप कर लो, वो कर, सोहेल कर लेगा। सोहेल कर लेंगे, चले सोहेल को ये छोटी सूरत साथ उसका तर्जुमा, ठीक है, वो पढ़ के तो शुरुआत करें। और एक जो बेसिकली हमें स्टूडेंट चाहिए होगा जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन कमेटी में होगा, जो गेस्ट को इनवाइट करना, एक नीचे मैं उसको लिख के दूंगा क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ठीक है। उसमें कोई फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। कंपेयरिंग ऐसा नहीं होती है इसमें। वैसे हमदिया भी अच्छी तिलावत करती है, मैंने सुना है एक जगह पे, किसी जगह पे इसने की थी, नहीं की, फिर मैं मिस कर रहा हूँ, कंफ्यूज। सोहेल ठीक है, सोहेल ठीक। अगर हम ये आप कर सकती हो तो गुड, चले। मैंने सुना है इसमें ये है कि मैं इसमें जैसे कंपेयरिंग का चीज़ नहीं होती है, बेसिकली कुछ ऐसे समझ लें कि वेलकम वर्ड्स हम एड्रेस करेंगे जो स्पीकर्स आपके लिए, कि ये फॉर एग्जांपल ये हैं, इनके लिए काम है। 1-2 चीज़ें ये होंगी। दूसरा, हमारी जो ये वर्कशॉप है इसका क्या बेसिकली मंशूर है और क्या टाइटल है, ताकि ऑडियंस को थोड़ा आइडिया हो जाए। तो हमें पास आ जाना, मैं आपको इसकी ड्राफ्टिंग में हेल्प करूंगा और हम इसको फाइनलाइज करेंगे ताकि कल टाइमली सब चीज़ें सेट हों। तीसरा ये है कि मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कोर्स जब कोई वर्कशॉप होती है या कोई, क्योंकि ये वर्कशॉप बड़ी समझ लें एक मल्टीपर्पज हॉल में हो रही है, एवरीवन विल बी विजिबल। तो जो कोई भी आ रहा, ये ना हो कि वो लग ही नहीं रहा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, ठीक है। वो आ रहे हैं, वो फटी जीन्स पहनी है, या वो जो है एक टी शर्ट्स पहन के आप अगर आ जाए तो। सर मैंने इन्हें कल भी कहा था, अगर अपने गिटे दिखाने का शौक है ना तो थोड़ा धो के आना। मतलब काले गंदे मैले कुचले टकने अगर आप दिखाएंगे तो मैं अगर इतने गिटों तक पहुंच रहा हूँ तो फिर ऊपर तो डेफिनेटली आप सोच लें। एक्चुअली हम एक और चीज भी कर रहे हैं, हम उनसे फ्यूचर में, क्योंकि वो आएंगे तो कोर्स हम हमारे स्टूडेंट्स से मिलेंगे, देखेंगे, तो फ्यूचर में हमारा प्लान है कि हम उनसे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज लें और हमारे बच्चे वहाँ पे जाएं, पब्लिक अकाउंट्स देखें। तो अगर ये देखना है तो फिर हमें एक नाम भी बनाना है ना, और उसमें एक पार्टिसिपेशन भी चाहिए कि अगला बंदा आ रहा हो कि यार ये बच्चे हैं कोई जिनको कुछ चीज़ों का पता है, ठीक है। तो आप अगर सीनियर हो, आई बिलीव के एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा वहाँ पर। और वैसे तो हमारे पास टाइम बड़ा लिमिटेड है, और एक ऐसा टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर तो पूरा पूरा दिन हमें चाहिए, और मेरी इनसे बात को बहुत बिजी शेड्यूल होता है इनका।
वो भी मुझे अभी कल भी ये कह रहे थे कि मुझे कोई मीटिंग कॉल हो तो शायद मैं मेरे लिए परेशानी हो जाए आने के लिए, तो मैंने कहा था मैनेज करेंगे, तो आप प्लीज टाइम निकालें। तो वी विल अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। इसको अगर ये ना सोचें कि बस सर ने कह दिया है या मजबूरी है जाना है, क्योंकि सोच के यार 1 घंटा लगाना है तो कुछ लर्न करके जाए। ठीक है, अपॉर्चुनिटी है ये। अपॉर्चुनिटी है, आपको पता है लोग इसलिए पैसे देते हैं और कितने कितने हजार रुपया दे के ऐसी अपॉर्चुनिटी की यार हमें पता चले Yes. कि यार ये पब्लिक अकाउंट, हम तो प्राइवेट पढ़ते हैं, ये एक्चुअली पब्लिक का बजट कैसे बनता है। तो मुझे कहते हैं बच्चों को बताऊंगा कि जो बजट बनता है गवर्नमेंट का, जो बजट बनता है और उसके बाद प्रोविंशियल का बजट बनता है, ये बनता कैसे। अब ये अपॉर्चुनिटी आपको पता, फिर ये तो या तो ब्यूरोक्रेट से मिलेगी या जो लोग ये काम कर रहे हैं बैठे इस लेवल के लोग ही बता सकते हैं। ऑफ कोर्स हम एज टीचर्स को भी वो एक्सपोजर नहीं होता कि हम जाके पब्लिक अकाउंट्स देखें। ठीक है, तो ये है कि जो लोग कल आ रहे हैं मोटिवेटेड आए, अच्छे तरह से आए, कोई वो ना हो वहाँ पे बदमजी पैदा ना हो, और डिसेंसी के रूल में रहते हुए आप जो मर्जी क्वेश्चन वहाँ पे कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर सेशन आई विल बी देयर, मे बी आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस टू। ओके, सो मीट यू हमदिया, आप मुझसे मिल लें क्लास के बाद जब आप फ्री हो। मैं अगर आपने इब्न रुश्द में असद साहब के साथ ही मेरा काउंटर है, समझ लें डेस्क है, काउंटर ही कहूँगा, वहां पे आप आ जाए तो हम इसको फाइनल करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। 20 स्टूडेंट्स हैं इस क्लास से सर, 20 की लिस्ट मैंने आपको कल दी थी। जी जी सर, ठीक है, वो उसमें से कोई नहीं आएगा तो फिर -10 मैं लगाऊंगा। ठीक है, नहीं -10 नहीं, पक्का फेल है, उसे मैं फेल करूंगा अगले सेमेस्टर में दोबारा मेरे पास, अगले सेमेस्टर में आपके पास, फिर आप करना, क्योंकि दिस इज कमिटमेंट। अच्छा जी, चलो थोड़ा सा लेक्चर हमारा रह गया। ठीक है, जहां ये तो है सारी कैलकुलेशन की बात, अब आती है डिसीजन मेकिंग। कहां पे मैनेजरियल अप्रोच आती है। हमें पता लग गया कि हमारी जो ऑप्टिमल प्रोडक्शन है वो कहां पे होगी। हम लोग बनाएंगे 500x और 700y। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था कि इसको मैक्सिमाइज करना है। और वो कैसे मैक्सिमाइज होगा, 4 बना देंगे x, 4x 500 के हिसाब से, 500x बनाएंगे 4 के हिसाब से, और 700 हम लोग बनाएंगे y 8 के हिसाब से। तो दिस विल बी 2000 एंड दिस विल बी 5600। so total contribution we can earn maximum, that is 7600. if you want to take up the challenge to find out another point where you can increase the contribution, so so bismillah, another challenge is there. ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है इसमें रहते हुए। अच्छा, अब होता कि अब आगे चलते हैं यहां से, ये तो हमारे पास आ गया, प्रोडक्शन प्लान आ गया। अब हम लोग एक चीज देखते हैं सिर्फ कि क्या हमारी जो कंस्ट्रेंट्स थी, 3 कंस्ट्रेंट्स थी ना। पहली कंस्ट्रेंट क्या थी, 8x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 11,000। इसमें पुट करते हैं अपनी यूनिट्स, 8 मल्टीप्लाई बाय 500 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ये हमारे पास थी इनइक्वालिटी ना, ये कंस्ट्रेंट थी, मल्टीप्लाई बाय 7 दैट शुड बी लेस देन 11,000। ये हो गया 4000, ये हो गया 7000 एंड दैट इज 11,000 एंड यस दैट इज इक्वल्स टू 11,000। तो अगर इक्वल आ गई से हम लोग कहते हैं ये क्रिटिकल कंस्ट्रेंट है। क्रिटिकल कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि हम लोग एक भी और बढ़ा नहीं सकते, हम नहीं बढ़ा सकते एक और भी, फंस गए। अच्छा आगे आते हैं जी, ये क्रिटिकल आ गई। अच्छा दूसरी पे आते हैं, 4x प्लस 10y लेस देन इक्वल्स टू 9,000। अच्छा 4 मल्टीप्लाई बाय 500 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 700 लेस देन इक्वल्स टू 9,000। ये भी क्रिटिकल है। 2000 प्लस 700 9,000 इज इक्वल्स टू आ गया। इसमें भी एक भी और हम लोग बढ़ा नहीं सकते। तीसरी पे आते हैं, 12x प्लस 6y लेस देन इक्वल्स टू 12,000। 12 मल्टीप्लाई बाय 500 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 700 लेस देन इक्वल्स टू 12,000। दिस इज 6,000, दिस इज 4,200 विच इज डेफिनेटली लेस देन 12,000 क्योंकि ये बनेगा 10,200 विच इज डेफिनेटली लेस देन 12,000। इसका मतलब है ये नॉन क्रिटिकल कंस्ट्रेंट है। लेट्स सपोज आपकी लेबर जो है, स्किल्ड लेबर है, वो उस पे है, पेरोल पे है, आप उसे सैलरी तो दे रहे हो ना, लेकिन उसके 1800 घंटे पड़े हुए हैं, आप नहीं यूज कर सकते क्योंकि 3 इस डिपार्टमेंट ए से प्रोडक्ट होकर गुजरेगी, बी से गुजरेगी, सी में गुजरेगी, तो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट ए और बी में तो एग्जॉस्ट हो चुके, आप वहां तो बढ़ा नहीं सकते। तो यहां तो क्रिटिकल कंस्ट्रेंट है, यहां पे नॉन क्रिटिकल कंस्ट्रेंट है। अब सवाल ये आया, आपको किसी ने अप्रोच किया
मैक्सिमम प्रोडक्शन प्लान क्या है? 500 और 700 का। वो कहता है भाई मुझे 2 यूनिट चाहिए वाई की। बंदा ऐसा है कि आपको पता है कि एक दफा इसको 2 यूनिट दे दी और सेटिस्फाई हो गया तो आगे से लंबा ऑर्डर मिलेगा। वो अभी टेस्ट कर रहा है आपको। मेरे साथ, मैं अगेन आपको बताया हुआ, मैंने फाइवर पे टीचिंग शुरू की, अब नहीं क्योंकि पीएचडी चल रही है तो मैं नहीं कर सकता। मैंने 4-5 महीने की टाइम था मेरे पास। मेरे पास जो इनिशियल 2 ऑर्डर आए थे बहुत कम पैसों के आए थे, लेकिन उसने कहा दैट वाज फ्रॉम अमेरिका। उसने कहा जी मैं अमेरिका यूनिवर्सिटी से हूं और मैं, अगर तुमने मुझे अच्छा पढ़ा दिया, मैं सेटिस्फाई हो गई। फीमेल थी, है सऊदीया की थी, पर अमेरिका में रही थी। उसने कहा जी अगर मैं सेटिस्फाई होगी तो मेरे पास ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स to whom I'll be telling about you that they can get tuition from you as well because we have problem here। वहां पे बहुत महंगा है, जाहिर बात है। अच्छा, मैंने बहुत कम पैसों पे उसे, बहुत कम डॉलर्स पे उसे इनिशियली 2-4 घंटे, 5, बल्कि इनिशियली तो मैंने 1 घंटा उसे कहा ओके दैट इज ट्रायल। और 1 घंटे में देखो, ये अगेन दोबारा कह रहा हूं, ये पूरा टॉपिक 1 घंटे में होने वाला नहीं है। मैं तेज नहीं भागा, कभी तेज नहीं भागा। मैंने ये नहीं कहा किसी चीज को स्किप किया, मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन किया, लेकिन हो गया क्योंकि दिस इज, मैं वो ये तारीफ नहीं कर रहा, बस ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी एक बिल्ट हो जाती है कि कहां से चीजों को इजीली पकड़ना है। ठीक है, तो मैंने उसे 1 घंटे में इतना करा दिया कि यस शी एडमायर्ड, और वहां से मुझे इतना बिजनेस मिला कि 4 महीने में मैंने मोर देन जो है 20 लाख कमाया। और थोड़ा थोड़ा काम 6-6 घंटे पढ़ा के, रात में 6 घंटे पढ़ाया, $40 पर आवर में लेता था। तो 6 घंटे पढ़ा के सुबह, हाँ 32 मिलते थे, उसमें से कट के 20% वो काटता है, तो फिर भी 32 मल्टीप्लाई बाय वो $192 रात के बनते हैं। तब है 170 का डॉलर चल रहा था, ठीक है, 170-180 का, लेकिन फिर भी इनफ है। छुट्टियों में क्या करना था घर बैठ के? कुछ नहीं, तो रात को पढ़ाया, दिन में सो गए, जिम किया, मौज की। तो दिस इज व्हाट आई अर्न फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मेरे पास, अच्छा उससे बड़ी बात, मेरे पास डाटा बड़ा आ गया, इंटरनेशनल डाटा मेरे पास बना हुआ पड़ा है, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो सारा डाटा आ गया। ठीक है, तो कहने का मकसद, इसको अटैच करने का ये नहीं अपनी तारीफ बताने का था, सिर्फ ये बताने का था, लेट्स सपोज एक बंदा आता है, आपको कहता है 2 यूनिट्स और चाहिए। अब वो 2 यूनिट्स के लिए आपको यहां पे भी करना है, यहां पे भी, क्या करोगे? यहां पे तो अवेलेबल ही नहीं है, तो आप यहां तो आउटसोर्सिंग में जाएंगे, बाहर से बनवाएंगे, या बाहर से बंदा पकड़ेंगे। बाहर से बंदा पकड़ेंगे तो महंगा मिलता है, लाजमी बात है ना, अर्जेंट बेसिस पे स्किल्ड लेबर बड़ी महंगी मिलती है। सवाल ये आया कि हाउ मच यू शुड बी एबल टू पे फॉर दैट एक्स्ट्रा यूनिट। 1 यूनिट का निकालेंगे ना, फिर उस हिसाब से दूसरी तीसरी भी बन जाएगी। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड शैडो प्राइसिंग या डुअल प्राइसिंग। डुअल प्राइसिंग या शैडो प्राइसिंग क्या होती है कि आप निकाल लेते हैं कि अगर हमें नॉन क्रिटिकल कंस्ट्रेंट का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्रिटिकल कंस्ट्रेंट में अगर हमें 1 एक्स्ट्रा और लेना पड़ जाए तो उसकी कितनी पेमेंट करनी चाहिए हमें, हाउ मच वी शुड पे। क्योंकि देखो, मकसद ये तो नहीं है ना नुकसान करना है। मैंने चार्ज किया फाइवर पे, मैंने मुफ्त में नहीं पढ़ाया, मेरी जेब से कुछ नहीं था जा रहा, मैंने चार्ज किया, कुछ तो आया ना। तो बिजनेस में कुछ तो आना चाहिए ना, एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए कि आपका कंट्रीब्यूशन बराबर हो जाए, आपका कंट्रीब्यूशन आपकी फिक्स कॉस्ट को कवर जरूर कर दे, इतना तो आना चाहिए ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो। तो वो कैसे आएगी शैडो प्राइसिंग, वो अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको फोटो ले लो या उसमें होगा, अगर उसमें भी जल्दी से ले लो ताकि वो हम लोग कर लेते हैं इसको। हम लोगों ने शुरू किया था जी, ले लो। अच्छा जी, जरा जाओ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 8 पे। हाँ, ये पूरा हो गया, 1 हो गई इलिस्ट्रेशन। अच्छा, मैंने क्या क्या कौन कौन सी कर दी है मैं बता देता हूं। मैंने इलिस्ट्रेशन 1 कर दी है, 1 तो पूरी कर दी है, और ये कितनी है, ये आपकी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2, 3 और 4, ये 5, 2, 3, 4, 5 आपकी अंडरस्टैंडिंग ये हो जाएंगी, और छठी भी हो जाएगी, 7वीं रहने देना, ये मिनिमाइजिंग कॉस्ट की है, इसको रहने देना 7वीं को। और ये 2, 3, 4, 5, 6 जो है ये आपकी असाइनमेंट भी है, और आपको पता है असाइनमेंट के साथ क्विज भी होता है। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जैक्टली बंदे भी बता सकता हूं इस क्लास में
जो या तो मेंटली तौर पे सोए हुए थे या कहीं और पहुंचे हुए थे। मैं पिन पॉइंट कर सकता हूं, इफ यू आस्क तो मैं अभी पिन पॉइंट कर देता हूं। ये एक आधा लेक्चर नीचे उधर गायब थी, वो है, वो सोया हुआ था बीच बीच में। ये है, इसको कोई समझ नहीं आई क्या हुआ है पूरे लेक्चर में। वो कोने में बैठा हुआ है, वो आधे लेक्चर में गायब था, थोड़े से आधे लेक्चर में वापस आया, नहीं नहीं मैंने पढ़ना है। ठीक है, फिर कुछ ऐसे थे जो कि प्रिटेंड कर रहे थे। अब देखो 18 बंदे बैठे हुए हैं, 18, इसमें 4 मैंने बिल्कुल पिन पॉइंट कर दिया, 4-5 ऐसे थे जो प्रिटेंड कर रहे थे हाँ हाँ हाँ। वो अब मैं जरा दोबारा हूं कि वो क्योंकि वो प्रिटेंड कर रहे थे, उन्होंने अपने ऊपर थोड़ा रखा हुआ था, तो मैं नहीं जा रहा उनको डिस्क्लोज करने। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो खुदा के लिए जो है इंसान बन जाओ। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 8। मैं रब करने लगा हूं ये, ठीक है। मुझे इस हद की पेन है ना इस वक्त, नहीं ये मेरा बाजू नहीं मूव होता, लेकिन वो सिर्फ अगेन एहसान नहीं कर रहा, पैसे ले रहा हूं मैं पढ़ाने के। ठीक है, मेरी ड्यूटी है ना, दिस इज माय जॉब। क्या है, सिर्फ मकसद सिर्फ बताने का ही है, जॉब इज जॉब, योर जॉब इज टू स्टडी। ठीक है, जब आपने आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जब जॉब है, तो यू हैव टू डू इट। बाकी सारे, इफ यू आर इन द क्लास सो यू शुड स्टे इन द क्लास, बाकी सारी चीजें क्लास से बाहर। ठीक है, मैं अब यहां पे बैठ गया, मेरा इधर दर्द, इधर मेरी टांग में दर्द है, मेरा ये दर्द है, तो काम नहीं बनेगा ना, क्योंकि दिस इज माय जॉब, आई हैव टू परफॉर्म इट। आज नहीं तो कल मैंने ही करनी है, तो व्हाई नॉट आज। ठीक है, तो दिस इज व्हेन यू आर इन द क्लास। बाकी सारी देखो, क्लास में बैठ के बाकी मामला हल तो हो नहीं सकते। जो भी मामला आपके साथ चल रहे हैं, हर बंदे के साथ चलते हैं, स्ट्रेसेस आर देयर, वी आर नॉट फ्री। मैं ये नहीं कहता कि आप स्ट्रेस ना लो, but the problem is when you are in the class you cannot solve those problems in the class। तो वो 1.25 घंटा जो है, वो फिर ऑप्शन ये है कि इंसान की तरह कंसंट्रेट कर लो। वो क्लास में भी, इससे बेहतर है क्लास में ना हो, एटलीस्ट बाहर बैठ के प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लो ना। आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया ना, आपने क्लास में पढ़ा, तो फिर फायदा क्या किया? फिर तो वो खोते की तरह लीड ही की ना, जो किसी काम की नहीं है। तो लीड करने का फायदा कोई नहीं है, राइट। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 8 पे जाते हैं। जब आप टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2, 3, 4, 5, 6 करेंगे ना, तो 6 करने के बाद आपको ये सोल्यूशन मिलेगा जो उसने दे दिया टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 8 में। सोल्यूशन उसने क्या दिया, वो कहता है जी द ऑप्टिमल सोल्यूशन वाज डिटरमिन्ड टू बी x4 एंड y4। x4 और y4 जो हम लोगों ने निकाली थी ना अभी 500 और 700, उसने निकाल ली। आप लोग जब करेंगे तो यही निकलेगी। वो कहता है और ऑप्टिमल वो कितना था कंट्रीब्यूशन, ऑप्टिमल कंट्रीब्यूशन था भाई 360, यानी इससे ऊपर नहीं जा सकते, यही मैक्सिमम होगा। और कहता है वो आया कहां से था, वो 2 लाइनें थी जिसका इंटरसेक्शन था, वो थी 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 36 और 48। ये 2 थी जी हमारे पास इक्वेशन, ये कटिंग की थी और ये असेंबली है, असेंबली है। अब वो क्या कहता है, जरा सुनना। वो कहता है सपोज 1 एक्स्ट्रा और वाज अवेलेबल फॉर द कटिंग प्रोसेस। ये जो कटिंग प्रोसेस है ना, ये वाला, उन्होंने कहा जी उसके लिए 1 घंटा किसी तरीके से आपने अवेलेबल कर लिया, बाहर से ले लिया। नहीं क्रिटिकल था, फॉर एग्जाम्पल क्रिटिकल ही था। ठीक है, आपने जो है वो अवेलेबल मार्केट से ले लिया किसी तरीके से, या चलो हम लोग कहते हैं नॉन क्रिटिकल था, तो 1 और अवेलेबल हो गया। तो अब हमारे पास कितने और हो गए, 37 हो गए। ठीक है, कहता है कैलकुलेट द शैडो प्राइस ऑफ एडिशनल और ऑफ कटिंग। अच्छा, इसका क्या है, एक और, क्योंकि जब आप टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2, 3, 4, 5, 6 करेंगे तो वहां पे डिटेल में पता लगेगा कि जो कटिंग का 1 घंटा है, एक और है, वो कितने का पड़ रहा है, वो पड़ रहा है $10 का। $10 का आपको कटिंग का, एक तो $10, ये जो एक्स्ट्रा और आया है $10 तो लगने ही लगने हैं ना। $10 तो आपने, $10 तो कॉस्ट है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इसके साथ अब देखो, अब आपने देखना यह है कि आप कितनी मैक्सिमम कॉस्ट बियर कर सकते हैं। तो बड़ा सा सिंपल सा रूल जिंदगी में ये होता है
कि आपने कभी नेगेटिव नहीं जाना होता, जीरो तक स्टॉप हो सकते हो, नेगेटिव नहीं जाना बिजनेस में, ठीक है। बिजनेसमैन का ये रूल होता है कि फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस इज ओके, टाइम टपाओ, मुश्किल टाइम्स हैं, 1 महीना 2 महीना साल 2 साल रनिंग में रहो, इंशाल्लाह आएंगे, पैसे आएंगे। नेगेटिव में नहीं जाना, नेगेटिव का मतलब है पॉकेट से दे रहे हो, तो ये 10 रुपीज तो कवर करने ही करने हैं ना, प्लस इसके साथ मैक्सिमम और कितना कवर कर सकते हैं, जितना आप इस एक और को यूज करके कमा सकते हैं। अच्छा, वो कैसे पता लगेगा कितना कमा सकते हैं? अब हम लोग इन्हीं इक्वेशन को दोबारा यूज कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या सिचुएशन आ गई? अब हमारे पास सिचुएशन है ये वाली, एक और ज्यादा आ गया ना, इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करना है जी? सॉल्व इसको कर लेते हैं हम लोग, इस वाली इक्वेशन को कर लेते हैं, इस वाली इक्वेशन को कर लेते हैं। मैं इसको चेंज कर लेता हूं, ठीक है, इसको भी मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 8 से और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से, ताकि बराबर हो जाए। ये मेरे पास क्या आ जाएगी? ये मेरे पास आ जाएगी 48x प्लस 24y इज इक्वल्स टू 12x प्लस 24y 296 और ये 146 144 माइनस 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 36x, ये 0, ये 152। x कितनी बना सकते हैं? पॉइंट्स में आएंगी प्रॉबेबली, 4 डेसिमल प्लेसेस बताना मुझे। 4.2222। अच्छा, तो y कितनी बना सकते हैं हम लोग? y बना सकेंगे, किसी एक ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर लो, ये ओरिजिनल इक्वेशन है 4 मल्टीप्लाई बाय 4.2222 प्लस 8x इज इक्वल्स टू 48। हाँ भाई बताओ, 16.888 प्लस 8y इज इक्वल्स टू 48। 8y इज इक्वल्स टू 48 माइनस 16.8888 डिवाइडेड बाय 8। सारा एक में ही कैलकुलेट करें, कितना? 3.8889 कर लेते हैं। अब हमारे पास नया प्रोडक्शन प्लान आ गया, कौन सा? x बना सकते हैं कितनी? 4.2222, y बना सकते हैं 3.8889। अब इस प्रोडक्शन प्लान से अपना कंट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन फंक्शन जी? हाँ, वो तो सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं ना, कैलकुलेशन बेस के ऊपर के कितना इंक्रीज आ रहा है। दिस इज नॉट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड शैडो प्राइसिंग, नॉट एक्चुअल प्राइसिंग, एक्चुअल यूनिट्स नहीं है। अच्छा, इसका कंट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास जो है वो पीछे गिवन, उस वहीं से निकाल लेते हैं कंट्रीब्यूशन फंक्शन, बल्कि यहां इसमें से निकाल लेते हैं। किसका? नहीं, वो तो ऑप्टिमल है ना, हमें वो उसकी वो चाहिए ना, स्लोप चाहिए, क्वेश्चन से मिलेगी ना। क्वेश्चन में उसने कंट्रीब्यूशन दिया होगा कितना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। हाँ, ये है 50x सॉरी 40y, ये कंट्रीब्यूशन फंक्शन है, उसने दिया होगा कंट्रीब्यूशन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 या 3 में, ठीक है। अब इसको